सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत निर्वाचन आयोग की। ये जो टॉपिक रहता है आपका प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, साथ में मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है। तो आज इसी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग आखिर होता क्या है। तो जो निर्वाचन आयोग है, इसको चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है चुनाव आयोग, जिसे इसको कहा जाता है। वहीं ये एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, फ्री बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो सेंटर और स्टेट की जो भी चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं उनका संचालन करती है। इसका गठन जो है वो भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए ही ये चुनाव कराती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए ही कराएगी और राज्य सरकार के लिए नहीं कराएगी, या फिर राज्य सरकार के लिए कराएगी या फिर केंद्र सरकार के लिए नहीं कराएगी, दोनों के लिए ही ये चुनाव कराती है। वहीं बात करें, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आ जाती है, उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का भी संचालन करती है। राज्य में होने वाले पंचायत हो गए, निगम चुनाव हो गए, इसका कोई संबंध नहीं है, ये वहाँ पे चुनाव नहीं कराती है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानमंडल और राज्यसभा के चुनाव कराती है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये पंचायत और निगम चुनाव नहीं कराती है। इसके लिए भारतीय संविधान ने अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पर जो चुनाव आयोग जो हैं, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सहायता उनको प्रदान की जाती है। और अगर बात करें इसके बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है और संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की जाती है। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस रूप मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में देखना पड़ेगा। वहीं भारतीय संविधान जो है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें जो पार्ट 15 है और आर्टिकल 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। उनके सदस्यों के बारे में बात की गई है, शक्तियाँ हो गई, कार्य हो गए, कार्यकाल हो गए, और जो भी यहाँ पे साक्षरता वगैरह इनके लिए होती है उसके बारे में वहाँ पे बात की गई है। वहीं आर्टिकल 324 की यहाँ पे बात करते हैं। आखिर 324 में है क्या? वहाँ पे कहा गया है कि जो भी चुनावों के लिए दायित्व होगा या अध्यक्षण होगा, निर्देश होंगे या नियंत्रण होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 325 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति है, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए जो है मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया दी गई है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं 326 आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा के जो निर्वाचन होंगे, वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। वहीं अगर बात की जाए, आर्टिकल 327 में कहा गया है कि विधायिका के द्वारा जो भी चुनाव संबंध होंगे, उसमें संसद क्या है, कानून बनाने की उसके पास क्या होगी, शक्ति होगी। कोई भी राज्य है, विधानमंडल, तो उसके पास क्या है, चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। देखो, अगर संसद है तो संसद के पास कानून बनाने की वहाँ पे शक्ति है, अगर राज्य है तो वहाँ पे विधानमंडल के पास होगी वहाँ पे। वहीं 329 में क्या कहा जा रहा है कि भाई चुनावी मामलों में जो भी अदालत के द्वारा जो भी हस्तक्षेप करने पर रोक है। अर्थात आर्टिकल 329 का मतलब ये है कि कोई भी चुनाव मामला होता है, उसमें अदालत कोई भी क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है ना, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी न्यायालय। ठीक है, ये आर्टिकल 329 कहता है।
वहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना देख लेते हैं, आखिर स्ट्रक्चर क्या है इसकी। 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य हुआ करता था, जिसमें केवल एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, अधिकारी होता था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मत देने की न्यूनतम आयु जब 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी जाती है 16 अक्टूबर 1989 को, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आयोग के काम का जो वेट है, काफ़ी प्रेशर आ रहा था, काम करने में समस्या आ रही थी, तो उसको भार को कम करने के लिए क्या करते हैं, वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पहले एक ही आपका मुख्य चुनाव आयुक्त था, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1+2 कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये एक बहु सदस्य संस्था बन जाती है। इसमें मल्टीपल यहाँ पे आपके आ जाते हैं, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हो जाते हैं टोटल। लेकिन लेकिन क्या होता है कि हालांकि भैया 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त को पद से फिर से हटा दिया जाता है, मतलब उनका पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है 1990 में। और स्थिति क्या है, एक बार फिर से पहली जैसी हो जाती है, मतलब सिर्फ एक ही आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा आपका। लेकिन क्या होता है, फिर से आपके चेंजेस होते हैं 1993 में, अक्टूबर का मंथ होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त को फिर से अपॉइंट कर दिया जाता है। अब 1993 से लेके अब तक भाई 3 निर्वाचन आयुक्त ही हैं, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है। अब अगर सदस्य की बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर आप क्या जाते हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए एक, और बाकी अन्य आयुक्त यहाँ पे हो जाते हैं 2। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे नियुक्ति एवं कार्यकाल, भाई इनको अपॉइंट कौन करता है और इनका क्या टेन्यूर रहता है, कितने टाइम तक ये अपने पद पर रहते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और बाकी जो अन्य आयुक्त होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल 6 साल होता है, या फिर 65 ईयर की जो आयु हो जाती है इनकी, तब ये अपने पद से क्या हट सकते हैं। कहने का मतलब ये है, या तो 6 साल आप कंप्लीट कर लें आप, या फिर अपने 65 ईयर आप कंप्लीट कर लें। ठीक है। अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो 64 वर्ष की आयु में वो अपने पद पर आया है, और 65 होने की अर्थात सिर्फ 1 साल बाद ही वो रिटायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी 65 ईयर की एज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, या तो आप 6 साल अपने कंप्लीट कर लीजिए, या फिर 65 वर्ष की जो आयु है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन आता है भाई, क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या चुनाव आयुक्त हैं, क्या उनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? क्या वो अपने पद पर, अगर उनका पद जो है समाप्त हो जाता है और आयु बाकी है उनकी, क्या वो पद पर वापस आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। वो फिर से पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं भाई, फिर उनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है अगर उनकी एज बाकी है तो। ठीक है। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा कि भाई अगर राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ठीक है ना। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो भी वेतन होता है, जो भी सेवाएं होती हैं, वो कैबिनेट सचिव के बराबर होती हैं। ठीक है। इन्हें भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके न्यायाधीश के समकक्ष जो दर्जा है वो प्राप्त होता है, और समान वेतन और भत्ते यहाँ पे मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए, भाई अगर कोई पद पे आया है, क्या उनको हटाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि वे कभी भी अपने पद से क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। अपनी कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पदों से हटाया जा सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यहाँ पे हटाया जा सकता है, जिसमें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है। हटाने के लिए क्या होगा भाई, वहाँ पे क्या है, एक विशेष बहुमत लाना होगा। ठीक है। और दोनों दोनों सदनों के द्वारा क्या है वो पास करना होगा, और जिसके द्वारा क्या राष्ट्रपति फिर बाद में उनको हटा सकते हैं।
अब हटाने के लिए क्या होगा कि भाई 2/3, कहने का मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। ठीक है भाई, हटाने के लिए क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको 50+1, 50+1 की आपको सहमति होनी होनी पड़ेगी अथवा वोटिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपने वोटिंग कर ली, उसके बाद आपको 2/3 का क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आप इसके बाद भाई यहाँ पे हमने पास कराया, भाई पास करने के लिए 50+1 की आपको आवश्यकता है, उसके बाद 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए हटाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। वहीं अगर बात करें, अगर हम इनमें से किसी को भी हटा रहे हैं तो संविधान में इन सबके लिए महाअभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, क्या इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए महाअभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे नहीं किया जाता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है महाअभियोग, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही सदनों के लिए स्पेशल मेजोरिटी है। ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही आपको 2/3 का आपको विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, तो वही है कि राष्ट्रपति को ही हटाने के लिए महाअभियोग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य किसी के लिए भी महाअभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो चाहे किसी भी पद पर हो। और ये जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं होते हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा दें। ठीक है ना, कि जब मन चाहा तब इनको हटा दिया। भाई एक रूल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करने के बाद ही इनको हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी राष्ट्रपति का जब मन चाहा तब उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो अब बाकी जो अन्य जो निर्वाचित आयुक्त होते हैं या फिर प्रादेशिक आयुक्त होते हैं जो उनकी सहायता वगैरह करते हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा? भाई उनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनकी सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, वरना उनको नहीं हटाया जा सकता। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो सहमत नहीं होंगे, उनको नहीं हटाया जा सकता है बाकियों को, बाकी जो अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस था वो किसके लिए था, वो सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए फॉलो होता है। बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए वहाँ पे क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति होनी जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच कोई भी विचार पर मतभेद होता है, तो वहाँ पे जो आयोग है वो कैसे निर्णय लेता है, बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। भाई बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। सपोज करो कि 5 सदस्य हैं, ठीक है, पद पर, तो क्या होगा कि बहुमत लिया जाएगा, 5 लोगों का बहुमत लिया जाएगा। वहीं जैसे कि अभी 3 सदस्य हैं, 1+2 हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तीनों का क्या होगा, बहुमत लिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बहुमत पाएगा रूल उसी का ही हो जाएगा। अब इनकी जो है कुछ सीमाएं भी आ जाती हैं। भाई सबसे पहले क्या है कि भाई संविधान ने इन सब के लिए जो चुनाव आयोग हैं उनके सदस्यों के लिए कोई भी योग्यता तय नहीं की है। ठीक है, कोई भी योग्यता जो है तय नहीं की गई है, निर्धारित नहीं की गई, चाहे वो कानूनी हो, शैक्षिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो। ठीक है, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कितना कार्यकाल तक ये रह सकते हैं। वहीं संविधान ने रिटायर्ड हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार के द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रिटायर होने के बाद कहीं भी काम नहीं करोगे, आप रिटायर होने के बाद कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक है, क्यों कार्य है, चुनाव आयोग के पास क्या शक्तियां होती हैं और क्या कार्य उनके पास होते हैं। तो चुनाव आयोग जो होते हैं भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं और इन पर नियंत्रण रखते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, ये इनका कार्य होता है सबसे पहले। फिर है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि आम चुनाव या फिर उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर ये क्या करते हैं, चुनाव कार्यक्रम जो हैं वो ये करते हैं। उसके बाद यह निर्वाचक नामावली अर्थात जो भी वोटर लिस्ट तैयार होती है वो इनके द्वारा ही की जाती है
और जो इपिक्स जारी किया जाता है, मतदाता पहचान पत्र जो होते हैं, वो भी इनके द्वारा ही किए जाते हैं, वो भी इन्हीं का ही कार्य होता है। वहीं अगर बात की जाए, यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करते हैं। मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यकताएं जो भी होती हैं, उनके कार्यों का ये प्रबंधन करते हैं। वहीं राजनैतिक दलों को मान्यता भी प्रदान यही करते हैं, इन्हीं का ही कार्य होते हैं। जो भी विवाद होते हैं, उनके निपटने के लिए भी ये कार्य करते हैं और ये चुनाव चिन्ह भी आवंटित करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव मामलों में हुए विवाद के समाधान के लिए ये क्या है, एक न्यायालय की तरह काम करते हैं। ठीक है, अर्ध न्यायिक के रूप में ही कार्य करते हैं, क्वासी जुडिशियल के रूप में भी ये कार्य करते हैं। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी ये प्रदान करते हैं। मतलब ये एक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। अगर किसी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, ये एक सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि ये आचार संहिता इनके द्वारा जारी की जाती है, जिसके जब इलेक्शन आते हैं तो इनके द्वारा आचार संहिता जारी की जाती है ताकि कोई भी अनुचित कार्य ना हो और लोगों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जा सके। वहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए ये प्रति उम्मीदवार चुनाव जो भी खर्च होता है, ये उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसके पास एक सीमा बना दी जाती है कि भाई आप इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उनकी ये निगरानी भी करते हैं, तो ये भी इनके तहत कार्य के अंदर आ जाते हैं। और क्या-क्या कार्य हैं? इनका कार्य एक ये भी आ जाता है कि संसद के सदस्यों की निरर्थता के मामलों में ये राष्ट्रपति, अगर संसद की बात आती है तो ये राष्ट्रपति को क्या देंगे, सलाह देंगे अगर कोई सदस्य निरर्थक हो रहा है। वहीं विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी निरर्थता के संबंध में ये राज्यपाल को जो है वो सलाह देंगे। वहीं मतदान केंद्र को लूटना, रिगिंग और अहिंसा वगैरह करने के मामले में क्या है, निर्वाचन को रद्द करने की शक्ति इनके पास होती है। राष्ट्रपति को सलाह देना और कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएँ या नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो ये सलाह देना किसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है? इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ पे इलेक्शन कब कराए जाएँ। ठीक है ना? तो ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कार्य होती हैं और शक्तियाँ यहाँ पे होती हैं। वहीं इनके आगे भई क्या-क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं भई, ठीक है ना? जो निर्वाचन आयोग हैं, उनके समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है कि भई राजनीति अहिंसा में और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन हो गया, आपराधिक तत्व जो भी हो गए, वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, अपराध क्या है, बढ़े हैं और इनसे निपटना जो है निर्वाचन आयोग के लिए क्या है, एक बड़ी समस्या आपकी बनती जा रही है। वहीं राज्यों की सरकारों के द्वारा सत्ता का बड़ा पैमाने पर क्या दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य की जो सरकारें होती हैं, जो भी राजनीतिक दल होता है, उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमानों पर क्या होते हैं, अधिकारियों को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहीं चुनाव के लिए सरकारी वाहन हो गए, भवन हो गए, उनका उपयोग कर निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन यहाँ पे किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी आचार संहिता लगाता है, उसका भी उल्लंघन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? वहीं अभी कुछ वर्षों की अगर बात की जाए, तो निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष पर भी यहाँ पे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? कारण ये है कि ये कहना होता है कि भई चुनाव आयोग जो है वो कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। स्वतंत्र रूप से वो क्या है, काम नहीं कर रहा है, दबाव में वो काम कर रहा है पार्टी के में। वहीं कभी-कभी जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी पारदर्शिता को भी लेके जो है सवाल खड़े हो जाते हैं कि भई सरकार जो है अपने पसंद से जो है वो लोगों को अपॉइंट करती है। ठीक है? वहीं ईवीएम का भी यहाँ पे सवाल उठा दिया जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, वो वोट दर्ज नहीं करती है, ईवीएम में खराबी है या फिर काफ़ी सारे जो है आरोप लगाती है। तो कहीं न कहीं
इस चीज़ पे क्या है सवाल खड़े होते हैं और जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो घेरे में आ जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे एक समस्या जो है बनी रहती है चुनाव आयोग के सामने। और अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की इसकी बात करें, थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन आपके होते हैं। वहीं दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कल्याण सुंदरम यहाँ पे होते हैं। भारत की 9वीं और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वी.एस. रामा देवी हैं। ये अक्सर डायरेक्टली जो है वो छोटे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? चाहे पीसीएस हो या फिर उससे नीचे का कोई लेवल का हो तो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। वहीं भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा थे। वहीं अगर बात कर ली जाए अभी प्रेज़ेंट में कौन है? प्रेज़ेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्रेज़ेंट में राजीव कुमार हैं, जो 15 मई 2022 से जो हैं अपने पद से हैं। वहीं 2 अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें, सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं वो अभी पद पर हैं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में। तो अब ये आता है, हमने ये तो कर लिया चुनाव आयोग के बारे में, क्या इनसे कोई प्रश्न भी आया हुआ है? तो आइए वही देख लेते हैं प्रश्न के बारे में। 2017 में यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है। दूसरा है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? हालांकि आपको दिख रहा होगा डी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, 5 सदस्य नहीं है, 3 सदस्य बॉडी है, जैसे हमने बात की थी। संघ का गृह मंत्रालय नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटान करता है। हाँ, बिल्कुल निर्वाचन आयोग ही करता है, यह किसी अन्य न्यायालय को शामिल नहीं करता है, ठीक है ना? ये अ, इसके फैसले खुद ही लेता है, चुनाव के फैसले खुद ही लेता है, अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं है। तो इसलिए केवल क्या हो जाता है, डी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। सो आई होप कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स।